जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो आज है 9 फरवरी। चलिए आज का न्यूज़पेपर कवर करते हैं 10 मिनट में। अब देखिए, आज का जो न्यूज़पेपर है थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं और उनको थोड़ा डिटेल में समझना ज़रूरी है क्योंकि मेंस में आपको काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। आप आर्टिकल्स देखोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर एमएम अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको यूपीएससी और बाकी स्टेट पीएससी से रिलेटेड वेरियस कोर्सेज जो है वो देखने को मिलते हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दिलाते हैं। यहाँ पर आपको जीएस 1 2 3 4 सभी देखने को मिलते हैं। प्रीलिम्स मेन दोनों ओरिएंटेड है। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है लोवेस्ट प्राइजेस पर। उसी के साथ साथ अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए कि यार मैं आपका पर्सनल कोच, जैसे जिम में पर्सनल ट्रेनर होता है वैसे अगर आप चाहते हो कि पर्सनल कोच बनकर मैं आपका साथ दूँ, तो आप 9021 781770 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो एक रिवीजन देख लेते हैं क्योंकि जो फ्री मूवमेंट रेजिम है जिसे FMR कहा जाता है, ये यहाँ पर स्क्रैप कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये यहाँ पर कहा गया है। अब देखिए क्या होता है, न्यूज़पेपर रेगुलरली फॉलो करने का यही फ़ायदा होता है कि हमारी रिवीजन भी हो जाती है। तो यहाँ पर हम सभी को पता है कि भाई ये म्यांमार बॉर्डर है। ये म्यांमार बॉर्डर से ये जो इंडियन स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, ये सब इसको बॉर्डर करते हैं। अब समस्या ये थी कि जब आज़ादी मिली उसके पहले से ये जो म्यांमार और ये जो बॉर्डरिंग स्टेट्स है यहाँ पर जो लोग रहते हैं इनमें काफ़ी समानताएं देखने को मिली। मतलब जैसे कि उनका कल्चर जो है काफ़ी सेम है, जिसकी वजह से जो शादियाँ होती है, जो भी उनके कस्टम्स है, रिचुअल्स है, वो सब वो साथ में फॉलो करते हैं। और ये ब्रेक ना हो जाए इसके लिए हमने फ्री मूवमेंट रिजिम लेकर आए थे, जिसके तहत 15 किलोमीटर तक बिना वीज़ा बिना किसी डॉक्यूमेंट के 15 किलोमीटर तक इधर और इधर, ये मतलब इंडियंस जो है वो म्यांमार में, म्यांमार जो है वो इंडिया में आ सकते थे। और जो भी रिचुअल्स वगैरह फॉलो करना है फिर स्पेसिफिक टाइम पीरियड में वापस जाना पड़ता था। फिर उसमें काफ़ी चेंजेस आए और इसको 2018 में फॉर्मलाइज किया गया था। इसलिए आप कई बार जगह पर देखोगे 2018 से फ्री मूवमेंट रीजन लाई गई है, लेकिन नहीं, ये काफ़ी पहले से चलती आ रही है। लेकिन इसको फॉर्मलाइज जो है वो किया गया था 18 के बाद। लेकिन अब यहाँ पर इसको स्क्रैप किया जा रहा है क्योंकि म्यांमार से जितने भी लोग आते हैं, जितने ही मतलब काफ़ी जो लोग आते हैं वहाँ पर मिलिटेंसी, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो इंटरनल सिक्योरिटी हमारा जीएस पेपर 3 है। इंटरनल सिक्योरिटी तीन दो क्वेश्चन उस पर आते हैं, मतलब 50 मार्क आपको वहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी पर मिलते हैं। तो इंसर्जेंसी, ये सारी जो एक्टिविटीज़ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा अगर हम मेंस पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो। चलिए नेक्स्ट इस पर आते हैं। नेक्स्ट इस पर यहाँ पर हमें जो कैसनूर फॉरेस्ट डिसीज़ देखने को मिल रहा है, जिसको मंकी फीवर जो है ये भी कहा जाता है। अब इसको अगर आप देखोगे तो ये कैसनूर फॉरेस्ट डिसीज़ वायरस के द्वारा होता है। प्राइमरली ये अफेक्ट करता है ह्यूमंस को और मंकीज़ को। जब मंकी की डेथ हो जाती है उसके बाद भी ये स्प्रेड जो है वो होता है। फर्स्ट आइडेंटिफाई किया गया था 1957 में। प्रीलिम्स के लिए एक एक चीज़ यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिख मंकी फ्रॉम कैसनूर फॉरेस्ट इन कर्नाटका, यहाँ से हुआ है और काफ़ी सारे केसेस जो है रिपोर्ट किए जाते हैं। और मेन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका सिम्टम है चील, मतलब यहाँ पर बुखार वगैरह जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। कई बार नाक से जो खून है वो भी बहना शुरू होता है ना। जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। जो यहाँ पर बॉडी एक है वो होता है, हाई फीवर होता है। देन ह्यूमन जो है यहाँ पर टीक बाइट जो है उसकी वजह से बेसिकली कॉज होता है। जो टीक होते हैं वो अगर काट लेते हैं तो उसकी वजह से वायरस जो है वो स्प्रेड होना शुरू होता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोई भी ट्रीटमेंट, नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो है अभी फ़िलहाल इसके लिए अवेलेबल नहीं है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, वैक्सीन जो है वो ज़रूर दी जाती है। वैक्सीन यहाँ पर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो है वो दी जाती है। मतलब ये जो वायरस होता है, अलग अलग तरीके की वैक्सीन होती है ना। अब वैक्सीन जब हम देखेंगे तो डिटेल में उसके बारे में जानेंगे। लेकिन इनएक्टिवेटेड मतलब क्या है, यही वायरस को इनएक्टिवेट करके हमारे शरीर में डाला जाता है। वैक्सीन किस तरीके से काम करती है, क्या होता है, उसके लिए मैं सेपरेटली लेकर आऊँगा जब करंट अफेयर जो हम PT 365 देखेंगे उसमें डिटेल सारी चीज़ें जो है उसको कवर करेंगे। ये वैक्सीन जो है वो इफेक्टिव नहीं है अगर एक बार फीवर जो है वो आ जाता है, तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट इस पर आते हैं टूवर्ड यूनिफॉर्मिटी। अब देखिए क्या है, हमको पता है कि भाई उत्तराखंड जो है उसने यहाँ पर UCC लेकर आया है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आया। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है हमने कल ही देखा था, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मैं नहीं जाऊँगा कि उसमें डिटेल में क्या है। अब यहाँ पर जो बात की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है लिव इन रिलेशनशिप को स्पेसिफिकली ध्यान में रखते हुए। लिव इन रिलेशनशिप मतलब क्या होता है कि शादी से पहले लड़का और लड़की जो है वो साथ में रह रहे हैं, तो उसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। अब ये कोई फॉर्मलाइज्ड होता है क्या? नहीं।
अब इंडिया में अगर आप देखोगे तो मेट्रो सिटीज़ में ख़ासकर अगर आप देखोगे तो कई जगहों पर हमें लिव इन रिलेशनशिप्स देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो लिव इन रिलेशनशिप है, अब इसमें अगर उनका ब्रेकअप हो जाता है या फिर लड़का जो है वो चला जाता है, तो ऐसे सिनेरियो में लड़की कुछ भी नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि शादी तो ठीक है हम फ़ॉर्मलाइज़ कर रहे हैं, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप जो उसको भी फ़ॉर्मलाइज़ करने की बात की गई है। मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब आपको लिव इन रिलेशनशिप को भी रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप रजिस्टर नहीं करते हो तो आपको जेल जो है वो भी हो सकती है लिव इन रिलेशनशिप अगर आप रजिस्टर नहीं करते हो तो। मतलब अब आपको जो लिव इन में भी आप रह रहे हो तो भई आपकी शादी नहीं में लिव इन रिलेशनशिप है ये आपको वहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। अब ये जो लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करना है ये बेसिकली क्या है कि इंडिविजुअल राइट्स को वॉयलेट करता है ऐसा ऑथर का कहना है कि भाई प्राइवेसी जो है उसका हनन है। शादी तो ठीक है पूरे समाज के सामने होती है, शादी पूरी धूमधाम से होती है, तो वहाँ पर वो साथ में रह रहे हैं, उसको रजिस्टर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप जो है ये तो यहाँ पर बेसिकली एक कॉम्पैक्ट चीज़ है ना, ये बाजू वाले को नहीं पता होता है कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो यहाँ पर पूरे दुनिया को रजिस्टर करके कैसे बताएंगे। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जो कि एक लिबर्टी जो उसको डिप्राइव करता है अननेसेसरीली, ये हमें इस आर्टिकल में ऑथर के द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन भले ही क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, लेकिन यूसीसी जो है उसमें कुछ पॉजिटिव फीचर्स भी बताए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर लिजिटिमेसी जो है चिल्ड्रन को, अब लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उसमें अगर कोई बच्चा पैदा हो जाता है, तो फिर होता है ना मतलब वो बच्चा जो है वो है किसका, इस तरह की चीज़ें निकलती हैं, लेकिन इसको लिजिटिमेसी दी जा रही है कि भाई लिव इन रिलेशनशिप जो है इसमें इन दोनों का ये बच्चा है। तो ऐसा यहाँ पर लिजिटिमेसी जो है उसको मिलेगी, उस लड़के को मिलेगी, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। प्लस उसी के साथ साथ यहाँ पर मेंटेनेंस जो है अगर सेपरेट हो जाते हैं, है ना? जैसे शादी में अगर सेपरेट होते हैं तो मेंटेनेंस देना पड़ता है, उसी तरीके से लिव इन रिलेशनशिप में भी अगर सेपरेट हो जाएँगे तो मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या है ये जो लिव इन रिलेशनशिप है अब ये भी मतलब इसको डिस्करेज किया जाएगा। जी, तो ये भी चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। और उसी के साथ-साथ यहाँ पर कस्टम जो है कैनॉट बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी एंड मोरालिटी, ऐसा यहाँ पर ऑथर के द्वारा कहा जा रहा है कि भाई आप ज़बरदस्ती के जो कस्टम्स ला रहे हो, वो जो बेसिक कस्टम्स है उसके अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए, मोरालिटी के अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए, है ना? अब उसी के साथ-साथ इसमें और क्या ख़ास बात है कि भाई अगर मैरिज जो है वो ख़त्म हो जाती है, जैसे क्या होता था मुस्लिम्स में अगर श डिवोर्स होता है, ट्रिपल तलाक दिया गया, ठीक है? एक लड़का और लड़की है, उन्होंने ट्रिपल तलाक यहाँ पर लड़के ने बोल दिया, तलाक, तलाक, तलाक। तो ये जो लड़की है जिसका तलाक हुआ है, अब इसको लड़के को लगता है यार सुबह उठ के लगता है नहीं यार मैंने गलती कर दी और फिर उसके बाद ये बोलता है कि नहीं फिर से हम शादी कर लेते हैं। तो अब शादी करने के लिए इसको किसी और लड़के के साथ शादी करनी पड़ेगी, फिर इससे डिवोर्स लेना पड़ेगा, फिर ही जाकर ये इससे दोबारा शादी कर सकती थी। तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती थी, तो ये जो चीज़ है, ये इस सभी को खारिज कर देता है। मतलब बेसिकली क्या है कि यहाँ पर नो वेटिंग पीरियड टू रीमैरी, कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं है फिर से रीमैरी करने के लिए कि भाई 1 साल तुमको रुकना पड़ेगा, 2 ना, ना, ना। आपका डिवोर्स हो गया, चलो दूसरे दिन आप फिर से शादी कर लो। उसी के साथ-साथ कोई भी ज़रूरत नहीं है विमेन को टू मैरी अनदर पर्सन बिफोर शी मैरी हर फॉर्मर हस्बैंड। तो एक बार अगर यहाँ पर तलाक हो गया फिर से इसको शादी करना है, चलो फिर से शादी कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये भी चीज़ यहाँ पर हमें इसमें देखने को मिलती है, तो ये भी अच्छी चीज़ है। तो बेसिकली पूरा आर्टिकल जो है लिव इन रिलेशनशिप को फोकस कर रहा था। इस पर आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट इस पर बढ़ते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है चार्टिंग अ पाथ फॉर पॉपुलेशन कमिटी। अब आप सभी को पता है कि भाई पॉपुलेशन कमिटी जो है वो उसका गठन यहाँ पर किया जा रहा है ना? तो ये हमारे खासकर जीएस पेपर 2 जो है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए मैंने आपको बोला कि आज का जो न्यूज़पेपर है वो 10 मिनट में नहीं, थोड़ा हम यहाँ पर वक़्त लेंगे और वक़्त जो है वो आपका वेस्ट नहीं हो रहा है, ये आपको यूटिलाइज़ ही करने को मिल रहा है, तो अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पर जानने को मिलेगी। देखिए हुआ क्या है, हुआ बेसिकली ये है कि जो इंटरिम बजट है उसमें हाई पावर्ड कमिटी जो है उसका अनाउंसमेंट किया गया। अब ये हाई पावर्ड कमिटी क्या करेगी, एक्सटेंसिवली जो चैलेंजेस अराइज हो रहे हैं रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से और डेमोग्राफिक चेंजेस की वजह से, इसको यहाँ पर ध्यान में रखेगी। पॉपुलेशन ग्रोथ जो हो रही है, जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इसकी वजह से जो चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस क्या आते हैं, घर में आपके 3 लोग हैं तो आपका राशन 3 लोगों के जितना आएगा। घर में अगर आपके 50 लोग हो गए तो राशन 50 लोगों के जितना आएगा। और उसी के साथ साथ अगर राशन की कमी है तो और समस्याएं बढ़ेगी। और कौन सा इंसान, मतलब 50 लोग हैं उसमें से ज़रूरी नहीं है कि 50 के 50 काम कर रहे हो, उसमें से हो सकता है कि कुछ बुजुर्ग हो, कुछ छोटे हो और कुछ वर्किंग एज में हो। तो वर्किंग एज में कितने लोग हैं और डिपेंडेंट कितने लोग हैं,
तो ये भी यहाँ पर समस्याएँ जो है वो क्रिएट करती है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर हाई पावर्ड कमिटी देखेगी भाई हमारा पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डिविडेंड किस तरीके से आ रहा है। अब यहाँ पर क्या है जो इश्यूज अराइज होते हैं जैसे कि फैमिली प्लानिंग हो गया, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गई। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाएगी। हमें घर में देखने को मिलता है जिस घर में 10 बच्चे हैं उसमें ज़रूर नहीं होता कि दसों के दसों बच्चे जो है वो काफ़ी अच्छे से पढ़ लिख ले। उसमें से 2 या 3 या मैक्सिमम 4 बच्चों पर फ़ोकस किया जाता है पढ़ाई से रिलेटेड। बाकी जो है बाकी तो उनको फिर घर के काम ये सारी चीज़ों में ही डाला जाता है ना? तो फिर देश में किस तरीके से देश में अगर हमको सभी देश में तो टारगेट ये है ना कि भाई हर बच्चा जो है अच्छे तरीके से स्किल एक्वायर करे, जिससे कि उसको सही तरीके से एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, सही तरीके से एजुकेशन मिल जाए, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसका हो। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि भाई पॉपुलेशन है कितनी? अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी का टाइम पहले के मुकाबले अभी का जो टाइम है, वहाँ पर फीवर चिल्ड्रन हमें देखने को मिलते हैं, कम बच्चे देखने को मिलते हैं। उसके वजह से क्या हुआ वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ रही है। क्योंकि समझ लीजिए कि बच्चे जो है बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, ठीक है? अब 100 लोग टोटल है, अब बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा हो गए, तो समझ लो 50 जो है वो तो बच्चे ही है, चिल्ड्रन ही है। और फिर उसके बाद समझ लो कि 20 जो है वो यहाँ पर वर्किंग पॉपुलेशन है और बाकी के बचे हुए जो है 30 लोग ये एजेड हैं, ठीक है? अब हो क्या रहा है बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, बच्चे कम पैदा होने की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो 20 हो रहे हैं, है ना? चिल्ड्रन एंड देन उसके बाद 50 जो है वर्किंग पॉपुलेशन में है एंड देन बाकी के बचे हुए जो 30 लोग हैं वो एजेड हैं। तो वर्किंग पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए। तो ये बढ़ रही है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या आ रहा है और एल्डरली पॉपुलेशन जो है वो भी स्टेडीली क्योंकि भाई वर्किंग पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है, ये 50 लोग यहाँ पर बढ़ रहे हैं, तो ये 50 लोग जो है ये एजेड ग्रुप में भी तो जाएँगे ना। तो ये भी एक समस्या जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है? तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लेटेस्ट प्रोजेक्शन के बारे में, तो हमें देखने को मिलता है कि भाई इंडिया की जो पॉपुलेशन है एक्सपेक्टेड टू रीच 1.46 बिलियन बाय 2030, जिसमें 17% जो है वर्ल्ड प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है। मतलब 17% रहेगी पूरी दुनिया की पॉपुलेशन की। एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट, डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब क्या है जो पॉपुलेशन है उसका उपभोग लेना। घर में अगर आपके 10 लोग हैं, 10 के 10 अगर काम करने वाले हैं, घर में सोचिए कितना ज़्यादा पैसा आएगा। अब उसी तरीके से देश में अगर 100 लोग हैं, 100 के 100 अगर काम करने वाले हैं तो कितना ज़्यादा पैसा आएगा। तो जितनी ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन उतना ही ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पर डेमोग्राफिक डिविडेंड उसी को कहते हैं कि भाई जितनी पॉपुलेशन है उसका सही तरीके से उपभोग लिया जाए। लेकिन उपभोग लेने के लिए आपके घर में अगर 10 लोग हैं, 10 के 10 वर्किंग एज में हैं कि भाई वर्किंग एज में लेकिन स्किल ना रहने की वजह से उनको काम नहीं मिल पा रहा है या फिर उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है जिसकी वजह से उन काम नहीं कर पा रहे हैं, तो डिपेंडेंट हो जाएँगे तो वही जो फ़ायदा उठा सकते थे, जो अपॉर्चुनिटी थी कि भाई 10 लोग हैं, दसों के दसों वर्किंग एज में हैं, दसों के 10 ज़बरदस्त तरीके से काम कर सकते थे, लेकिन स्किल ना होने की वजह से काम नहीं कर पा रहे या हेल्थ अच्छी ना होने की वजह से काम नहीं कर पा रहे, तो जो अपॉर्चुनिटी थी वो चैलेंज में बदल गई कि अब क्या करेंगे घर? अब क्या करेगा घर? कहाँ से इनकम आएगी? उसी तरीके से देश का भी होता है कि देश में भी अगर वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो बहुत अच्छा है, जैसे अभी इंडिया की है, लेकिन चैलेंजेस भी उतनी ही है कि भाई हेल्थ पर फोकस देना चाहिए, एजुकेशन पर फोकस देना चाहिए कि लोग जो वर्किंग एज में उनको स्किल प्रोवाइड की जाए जिससे कि वो अच्छे तरीके से काम कर पाएँ, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ पाए। तो चैलेंजेस की अगर हम यहाँ पर मतलब क्या है कि यहाँ पर फर्टिलिटी रेट ड्रॉप हुआ है, पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, वर्किंग एज जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन चैलेंजेस भी हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि चैलेंजेस 2 है, क्वालिटी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, 2 सबसे बड़े चैलेंज हैं। हमने हेल्थ में काफ़ी कम पैसा खर्च करते हैं, गवर्नमेंट जो है ना? हालाँकि गवर्नमेंट अभी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है, अलग-अलग पॉलिसीज़ लेकर आई है, जिससे कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, है ना? स्टंटिंग, वेस्टिंग ये सब कम हो रहे हैं। नियरली 47% इंडियन यूथ जो है वो प्रॉपर स्किल उनको नहीं मिल पा रही है जिससे कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल पाए 2030 में भी। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें कोविड ने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि भाई कोविड की वजह से जो सही तरीके से जो एजुकेशन है वो पहुंच नहीं पाए, जो स्किल है वो पहुंच नहीं पाई। तो ये चैलेंजेस हमें मेजर देखने को मिलते हैं। वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड है कि भाई यहाँ पर जो फेवरेबल एज डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे लिए उसका सही तरीके से उपभोग लिया जाए। इसलिए इंडिया ने ग्रेटर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल पर खर्च करना चाहिए कि ह्यूमन की स्किल डेवलप हो, उसका हेल्थ जो है वो अच्छा रहे। इसमें नए जॉब्स क्रिएट करना, जिसमें इनफॉर्मल सेक्टर जो उसको इंटीग्रेट करना फॉर्मल सेक्टर के साथ। देन उसके बाद यहाँ पर जो फीमेल लेबर फोर्स है उनको एम्पावर करना जिससे कि जो फीमेल है वो भी क्यों पीछे रहे, वो भी तो पॉपुलेशन का हिस्सा ही है ना, वो भी अगर कमाना शुरू कर दे तो घर कितना आगे बढ़ेगा, उसी से देश कितना आगे बढ़ेगा, है ना? देन एडिशनली एफर्ट जो है वो लेना चाहिए जेंडर डिस्पैरिटीज़ के लिए और उसी के साथ साथ एजुकेशन, हेल्थ केयर
फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिस ये क्रूशल है, जिससे कि हम इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पर बना सकते हैं। रिगरस वैलिडेशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म जो है वो भी यहाँ पर रहना चाहिए। इंडिपेंडेंट ऑडिट करना चाहिए, डेटा वैलिडेट एक्सरसाइजेस करना चाहिए, जिससे कि हमको पॉपुलेशन एक्चुअल में कितनी है वो पता रहे, वर्किंग पॉपुलेशन कितनी एक्चुअल में पता रहे। घर में अगर पता ही नहीं है कितने लोग हैं, घर में दिख रहे हैं 15 लोग, लेकिन एक्चुअल में हम सोच रहे हैं कि 4 ही लोग हैं, 4 ही लोगों का राशन लाएंगे, 4 ही लोगों के हिसाब से हम पैसा जो है वो इकट्ठा करेंगे। लेकिन पता रहे 15 है तो 15 के हिसाब से करेंगे। तो इसलिए पता रहना बहुत ज़रूरी है कि पॉपुलेशन कितनी है, वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन कितनी है, वर्किंग में भी कितने स्किलफुल है, कितने हेल्थ अच्छी है। फाइनली कोलैबोरेशन जो है वो करना चाहिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, यूनाइटेड नेशन, पॉपुलेशन डिवीजन, वर्ल्ड बैंक, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, जिससे कि बेस्ट प्रैक्टिस प्रोवाइड की जाए पॉपुलेशन को मेजर करने की। अब कंक्लूजन में हम यहाँ पर लिख सकते हैं, मैंने पूरा ढांचा ही आपको दे दिया क्योंकि इस पर क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो ढांचा ही मैंने आपको दे दिया। कंक्लूजन क्या है, इंडिया का डेमोग्राफिक लैंडस्केप जो है अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों देता है, जैसे मैंने आपको बोला है ना। इसलिए होलिस्टिक अप्रोच यहाँ पर अपनाना चाहिए, जिससे कि पॉपुलेशन मैनेजमेंट सही तरीके से हो, इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटाइज की जाए हेल्थ में, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, स्टैटिस्टिकल सिस्टम में, जिससे कि जेंडर इक्वलिटी प्रमोट हो, सोशल इंक्लूजन प्रमोट हो, है ना। और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग रहना चाहिए, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन रहना चाहिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ। तो ये भी चीज़ यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा अच्छे समझ में आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं, नेक्स्ट इसमें यहाँ पर क्या बात की जा रही है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि रेगुलेशंस क्या है विथ रिस्पेक्ट टू राइस प्राइजेस। यहाँ पर राइस प्राइजेस जो है उसकी बात की जाए, राइस प्राइजेस को लेकर। तो अभी हाल ही में हुआ क्या है, देखिए जो इंडियन गवर्नमेंट है रिसेंटली उन्होंने मैंडेटरी किया है सभी ट्रेडर्स को, होलसेलर को, रिटेलर्स को टू डिक्लेयर रिस्पेक्टिव राइस स्टॉक। क्या होता है ना कि जो अनाज है, जो राइस है, जो पैडी है, उसको स्टोर किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है। स्टोर कहाँ पर किया जाता है, स्टोर किया जाता है उनके स्टॉक में, मतलब जहाँ पर भी उनका वेयर हाउस है वहाँ पर एज अ स्टॉक स्टोर किया जाता है। और ये स्टॉक स्टोर करने से क्या होता है कि भाई अगर अनाज जो राइस है वो अगर स्टॉक में ही पड़ा रहा, वो अगर मार्केट में आया ही नहीं, तो उसमें जो मार्केट में राइस है उसकी प्राइसेस बढ़ जाएगी। और यही अक्सर किया जाता है, प्राइसेस बढ़ाने के लिए स्टॉक में रखा जाता है, जिससे कि डिमांड बढ़े, डिमांड बढ़ेगी, अपने आप चीज़ें जो है वो बेहतर होगी। अब देखिए इसके लिए इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से इन्फ्लेशन के बारे में समझाया हुआ है। अगर आपको फ्री में भी देखना है तो फ्री में भी मैंने वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पर। तो इन्फ्लेशन में मयूर मोगरे डालिए, 1 घंटे का कुछ तो भी वीडियो है, उसमें सारे इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ते हैं, महंगाई क्यों बढ़ती है, उसमें मेजर रोल होता है सप्लाई और डिमांड का। सप्लाई कम हो जाए तो प्राइजेस बढ़ेगी, डिमांड बढ़ जाए तो प्राइजेस बढ़ेगी। ठीक है, अगर हमको प्राइजेस को कम करना है, सप्लाई को बढ़ा दो, सप्लाई हम बढ़ा देंगे तो अपने आप प्राइजेस जो है वो कम हो जाएगी, खासकर फूड इसमें, क्योंकि फूड इसकी डिमांड तो होती ही है ना। इसलिए डिमांड को हम न्यूट्रल पकड़ते हैं। सप्लाई कम हो जाए तो प्राइजेस बढ़ेगी। अगर कांदे हैं, ओनियन है, ओनियन का सप्लाई कम हो जाए किसकी वजह से, हो सकता है फसलें सही तरीके से ना हो सकता है फसलें ख़राब हो गई हो, फ्लड आया हुआ है, ऐसा कुछ हुआ हो, या बारिश ना आने की वजह से फसलें ख़राब हो गई हो। तो ये सब कारणों की वजह से सप्लाई कम होता है, सप्लाई कम होता है, प्राइसेस बढ़ते हैं। तो यहाँ पर राइस जो है उसमें भी क्या किया जा रहा है, स्टॉक रख के उसका सप्लाई कम करते हैं, जिससे कि उसके प्राइसेस बढ़े। तो इसलिए बोल रहे हैं गवर्नमेंट कि भाई स्टॉक तुम्हारा बताओ कितना है, जिससे कि हम देखेंगे तुम्हारा स्टॉक अगर बहुत ज़्यादा तुम रख रहे हो तो भाई निकालो। क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है उनको यहाँ पर 29 रुपये पर केजी में जो राइस है वो लेकर आना है। तो ये गवर्नमेंट का टारगेट है। ठीक है, तो बेसिकली गवर्नमेंट ने यहाँ पर भारत राइस लॉन्च किया है, जहाँ पर वो राइस प्राइसेस जो है उसको कम लेकर आने वाले हैं। अब यहाँ पर पैडी प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, 2022-23 में इंडिया ने 135 मिलियन टन ऑफ राइस जो है उसको प्रोड्यूस किया है। 62.84 लाख टन जो है हायर है प्रीवियस ईयर से, लेकिन फिर भी प्राइजेस बढ़ रहे हैं। क्यों, उसके पीछे का कारण हम जानेंगे। अब यहाँ पर सदर्न स्टेट्स अगर हम देखते हैं तो मेजर राइस कंज्यूमिंग स्टेट्स हैं। ठीक है, कंज्यूम बहुत ज़्यादा सदर्न इसमें तो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, है ना। अब वहाँ पर अगर आप देखोगे तो सफ़र किए ड्रॉप इन पैडी प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कम हुआ है, सप्लाई कम हो गया, प्राइजेस बढ़ रहे हैं इनएडिक्वेट रेनफॉल की वजह से। ठीक है, तमिलनाडु प्रोडक्शन जो है वो ड्रॉप हुआ है 30% एंड कर्नाटका ऑलमोस्ट 25% डिक्लाइन। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो राइस प्राइजेस क्या बोलते हैं, तो रिटेल प्राइजेस जो है वो इंक्रीज हुए हैं लास्ट 1 ईयर में। और बासमती राइस अगर हम देखते हैं तो वो यहाँ पर क्या हुआ है, वो ड्रॉप हुए हैं बाय 15%। ठीक है, वो ड्रॉप हुए हैं बाय 15% इन लास्ट 1 मंथ। पैडी प्राइजेस अप इन सदर्न स्टेट्स।
अब यहाँ पर मेजर्स जो लिए गए हैं, देखिए गवर्नमेंट ने ट्रेडर्स को, होलसेलर को बोला है कि भाई तुम अपना स्टॉक जो है वो बताओ, जिससे कि यहाँ पर जनरल कंज्यूमर प्राइजेस जो है 29 पर केजी यहाँ पर लाया जाए। ओके, एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइजेस बढ़ क्यों रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्राइजेस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसको बढ़ा दिया गया है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप सभी को पता है क्या है, कि भाई गवर्नमेंट जो है मिनिमम इतने रुपए में खरीदेगी। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर गवर्नमेंट ने बोली कि हम आपसे 10 रुपये में यहाँ पर जो राइस है वो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, ठीक है, तो अब मिनिमम 10 रुपये में तो राइस बिका ही जाएगा, और मिनिमम 10 रुपये में अगर राइस बिका जा रहा है तो बेचेंगे कितने में, प्रॉफिट जो मतलब समझ लीजिए फार्मर ने तो बेच दिया 10 रुपये में, अब यहाँ से वो मार्केट में जाएगा, मार्केट से समझ लीजिए 12 रुपये में बिका जाएगा, है ना। अब समझ लीजिए कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो इसको बढ़ा दिया गया है, गवर्नमेंट ने बोली हम 15 रुपये में खरीदेंगे ही खरीदेंगे, तो अब ये जो प्राइस है इसकी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 17 रुपये। समझ रहे हो आप, तो इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने से भी प्राइसेस बढ़ती है, प्लस उसी के साथ साथ यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है, स्टोरेज है, उसकी भी प्राइसेस बढ़ी है। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो अपने आप उसमें वो प्राइसेस जो है वो ऐड होगी, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में, है ना। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर जो राइस कंज्यूमिंग स्टेट्स है, वेराइटीज कंज्यूम्ड इन लार्ज क्वांटिटीज हैव सीन ड्रॉप इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में भी ड्रॉप हुआ है, जिसकी वजह से प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होती हुई हमें देखने को मिली है। नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट्स वेयर 5.1 मिलियन टन, इंक्रीज टू, एक्सपोर्ट जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है, एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा तो हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम होगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती है, सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। एक्सपोर्ट ड्यूटी कम कर दी तो अपने आप एक्सपोर्ट जो है राइस का ज़्यादा हो जाएगा, है ना। अब गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू मिलर्स इन नदर्न स्टेट्स देयर इज डिमांड फॉर राइस कंजम्पशन, एथेनॉल प्रोडक्शन एंड कैटल फीड, ठीक है। गवर्नमेंट ने प्रायोरिटाइज करना चाहिए सेल फॉर कंजम्पशन। क्या होता है ना, राइस के अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होते हैं, जिसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ती है। तो यहाँ पर कंजम्पशन खाने के लिए भी होता है, एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए भी होता है, कैटल की फीडिंग के लिए भी होता है। तो गवर्नमेंट ने प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि भाई तुम ये जो डिमांड कहाँ जा रहा है, अनाज राइस कहाँ जा रहा है, कंजम्पशन के लिए ज़्यादा जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को खाने को मिले, ठीक है। तो ये डेटा यहाँ पर कलेक्ट करना चाहिए, और डेटा जो है वो यहाँ पर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा इसको डिसाइड करने के लिए काम करना चाहिए। तो ये हमें देखने को मिलता है। बाकी नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर पेटीएम बैंक का हमें देखने को मिलता है, पेटीएम बैंक का जो डिबैकल हुआ है, अब ये मैं सेपरेट वीडियो में लेकर आने वाला हूँ, जिससे कि सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाऊंगा। इसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, एग्ज़ाम के लिए ये तो ठीक है, ये तो हम देख लेंगे, सेपरेट वीडियो में लेकर आऊँगा हुआ क्या था, क्या हुआ था 3D एनिमेशन के थ्रू। लेकिन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, वो है पेमेंट बैंक्स क्या होती है। पेमेंट बैंक, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनको बनाने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज है, क्या इनको SLR CRR मेंटेन करना पड़ता है, क्या ये डिपॉजिट्स ले सकते हैं, क्या ये चेक इशू कर सकते हैं, क्या ये क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो ऑलरेडी मैंने MM Academy ऐप पर जो इकोनॉमी के वीडियोज़ है, सभी वीडियोज़ अवेलेबल है, लेकिन इकोनॉमी के जो वीडियोज़ अवेलेबल है उसमें सारी चीज़ें मैंने कवर की हुई है, ठीक है। इसलिए MM Academy ऐप डाउनलोड कीजिए और ये सारी चीज़ें वहाँ पर पाइए। बाकी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय